चलो जी, आज का है भारत में ऊर्जा के स्रोत। तो पहले तो हमने किए थे खनिज। खनिज तो उस दिन कर लिए थे, खनिज और ऊर्जा के स्रोत। तो आज करेंगे ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा मतलब जिनसे एनर्जी मिलती है, यानी कि ईंधन, जिससे एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला जो है हमारा, हम बात करेंगे कोयले की। कोल कोल जो है भारत में ही नहीं, मतलब वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी का सोर्स है। और भारत के लिए कोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ पे रिजर्व सबसे ज्यादा कोल के। तो कोल दो तरह का होता है, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है एंथ्रेसाइट। दो टाइप के कोल होते हैं, एक बिटुमिनस, एक होता है एंथ्रेसाइट। अब इनमें जो है क्या बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा कि जिस कोल में गैस ज्यादा निकलती है और कोल का कंटेंट जो है वो कम रहता है, तो उससे तो कहते हैं बिटुमिनस। यानी कि इसमें आपको ये 70% होता है, 70% इसमें कोल या एनर्जी इससे मिलती है, रेस्ट जो है उसमें गैस या एशेज निकलती है। एंथ्रेसाइड जो है ये 90% होता है, या इसको मैं ऐसे कहूं, टाइप्स ऑफ कोल। हाँ, तो एंथ्रेसाइड जो है ये 90% कोल होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है, और ये हमारे यहाँ पे कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो 80% जो भंडार है वे बिटुमिनस कोल के हैं, जिसमें 70% होता है, हाई ग्रेड का नहीं है ये। मतलब इसमें ना ऐसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई जो एक ईंधन में जो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, कुछ ज्यादा होता है कुछ कम होता है। जैसे कि ज्यादातर लोग पेट्रोल को प्रेफर करते हैं ओवर डीजल। तो सेम यही डिफरेंस है कि हाईएस्ट रैंक और लो रैंक का। तो हमारे यहाँ पे बिटुमिनस पाया जाता है। और चीन के बाद भारत जो है विश्व का दूसरा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन के बाद। मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि खपत हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो वही अगेन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, हमें बाहर की कंट्री से भी मंगाना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें भारत के विद्युत उत्पादन में 70% कोयले का भाग है, यानी कोयले का योगदान है। तो हमारे यहाँ पे जो है बिजली उत्पादन में हमारे यहाँ पे सबसे अधिक जो है कोयला प्रेफर होता है, यानी कि कोयले का ही यूज होता है। 70% जो उत्पादन है बिजली का वो अभी भी कोयले से ही आता है। सबसे महत्वपूर्ण है गोंडवाना कोयला रिजर्व। गोंडवाना कोयला रिजर्व, अब गोंडवाना में आप लोगों को बताना चाहूंगी ये है क्या। तो बेसिकली हमारे जो इंडिया है ये अलग अलग पीरियड में बना हुआ है, यानी कि ये जो एक टाइम था ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। बहुत मिलियन मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब जॉइंट थे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब जॉइंट थे, और बाद में जो है ये अलग हो गया। इंडिया जो है बाद में अलग हो गया। तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं गोंडवाना रॉक्स। मतलब यहाँ जो रॉक्स पाए गए, यहाँ पे जो चट्टाने मिलती है उन्हें हम कहते हैं गोंडवाना। उसका नाम गोंडवाना है। गोंडवाना इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, गोंड ट्राइब, यानी कि यहाँ पे एक जनजाति रहती है, गोंड जनजाति। उसके नाम पर इसका नाम जो रखा गया था वो गोंडवाना लैंड रखा गया था। और यहाँ पर जो भी चट्टाने पाई जाती है उन चट्टानों में जो है कोयला मिलता है। और ये जो कोयला है ये इस वाली बेल्ट से, दामोदर घाटी वाली बेल्ट जो है, इससे लेकर के यहाँ पे पूरी इस बेल्ट में कोयला पाया जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस पूरे एरिया में कोयला मिलता है। तो महत्वपूर्ण जो कोयले के रिजर्व हैं वो है रानीगंज, ये भी इधर ही है। झरिया आपने नाम सुना होगा बहुत बार। बोकारो, ये भी यहाँ है उड़ीसा में। गिरिडीह और करणपुरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोयले के रिजर्व हैं। झरिया को हमेशा याद रखना, झरिया में सबसे बड़ा कोयले का मैदान है, यानी कि रिजर्व है, फील्ड है। उसके बाद जो है रानीगंज है, मतलब सबसे नंबर 1 जो है झरिया में पाया जाता है सबसे ज्यादा कोयला, और उसके बाद जो है ये रानीगंज में पाया जाता है।
तो ये कोयले के बारे में है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कोयले से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए। लेकिन हाँ, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के बारे में अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है या कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे उच्च जो गुणवत्ता का कोयला होता है ये होता है। इसमें 90% जो है कोयल होता है, और नॉन कुकिंग जो है उसमें, कोकिंग मतलब देखो, तुमने देखा होगा कि जो कोल होता है, एक होता है जो धुआं ज्यादा दे और एनर्जी कम दे, लो कम है उसकी, धुआं ज्यादा निकलता है, एनर्जी कम है, तो ये तो होता है बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट जो होता है जलता ही जलता है, इसमें से धुआं कम निकलेगा, तो ये होती है इसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है एंथ्रेसाइट हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं पाया जाता। एंथ्रेसाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है यूएस में, यूएस के पास सबसे ज्यादा इसके रिजर्व है, और ये हाईएस्ट ग्रेड का जो कोल है उधर पाया जाता है। तो कोयले के बारे में सिर्फ इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक और ईंधन है जो कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम क्रूड ऑयल के लिए यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं कच्चा तेल। क्रूड ऑयल तो आपने सुना ही होगा, कच्चा तेल भी सुना होगा। अब ये जो कच्चा तेल में, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि जब आप देखते हैं रिफाइनरी में जब ये जाता है तो इसमें से क्या क्या निकलता है, पेट्रोल, एक स्टेज पे पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, और आपने देखा होगा वो ये जो आती हैं अब गैसोलीन वगैरह, मोबिल ऑयल, हाँ मोबिल ऑयल, ये और ग्रीस, सुना है आपने ग्रीस, वो इसी में से निकलती है सब चीजें। मतलब एक प्लांट में एक पूरा चैम्बर बना रहता है, उसमें इस कच्चे तेल को ले जाया जाता है, और ये हर चैम्बर में से जो है इसकी इम्प्योरिटीज बाहर निकलती है, और ये जो इम्प्योरिटीज होती है फिर अलग अलग वे में यूज होती हैं। तो इसमें एक और चीज भी निकलती है, आपको पता है, एक और चीज निकलती है जिसे हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। यस, पेट्रोलियम में से ही वैसलीन निकलती है। वैसलीन का जब भी एड देखो तो वो बोलते हैं पेट्रोलियम जेली, तो ये काइंड ऑफ जेली होती है जो कि क्रूड ऑयल में से निकलती है, वैसलीन। इसलिए काफी बार मना किया जाता है हमें वैसलीन यूज करने के लिए, क्योंकि ये पेट्रोल में से निकलती है। मतलब इसका रीजन ये नहीं है कि ये खराब होती है, रिफाइनरी में से निकलती है, साफ होके बनाई जाती है, बट इसका रीजन क्या है कि वैसलीन जो है स्किन को काला करना स्टार्ट कर देती है, एंड दिस इज एविडेंट कि ये काला करना स्टार्ट कर देती है स्किन को। मतलब तुम लगाओगे तो मॉइस्चर तो वो रोक लेगी, बट स्किन आपकी काली पड़ जाएगी। काली करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ग्रीसी होती है और ये आपकी स्किन पे जब लग जाती है ना, तो वो बाहर से जो हवा उस पे जमती है, उसमें से जम्स उस पे जम जाते हैं, उसकी वजह से वो ग्रीसी हो जाती है, उसकी वजह से तो वैसलीन भी निकलती है। और एक और चीज इसमें से निकलती है, आपने देखा होगा अब जो मोमबत्ती आ रही है वो असली मोम की नहीं आ रही है। कैंडल आपने देखी है, जो पहले जो असली मोम होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते का मोम होता है, वो मोम अलग रहता है। लेकिन जो कैंडल अब आने लगी है, वो कैंडल जो बनती है वो भी इसी में से रेजिड्यू बचता है, पेट्रोलियम में से ही जो रेजिड्यू बचता है उसका ये कैंडल अब बनाई जा रही है, पेट्रोल के ही रेजिड्यू की। तो क्रूड ऑयल जो है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं, इसमें से अलग अलग स्टेज पे जो है ये निकाला जाता है, इसे साफ किया जाता है। भारत का अगर हम देखें तो भारत का 20वां सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है, यानी कि हम रैंक में 20वें नंबर पर है, सबसे नीचे हैं, तो हमारे यहाँ पे इतना रिजर्व नहीं है पेट्रोलियम का। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो यूएसए के पास है। कभी भी क्वेश्चन आए तो देखो जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, उनके पास इतना रिजर्व नहीं है ऑयल का जितना यूएस के पास है। तो यूएस विश्व का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। हम सोचते हैं कि इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इतनी सारी कंट्री है, सबसे ज्यादा वही करती होंगी, लेकिन वो प्रोड्यूस उतना नहीं कर पाती है। जो यूएस है उसके पास सबसे बड़ा रिजर्व है। भारत में पेट्रोलियम की खोज 1973 में हुई थी, हमें पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम है, तो इसकी खोज 1973 में हुई और ये मुंबई हाई में हुई है। मुंबई हाई जो है ये मुंबई से कम 160 किलोमीटर दूर है। मुंबई हाई 160 किलोमीटर दूर है मुंबई से, और ये बीच समंदर में है मुंबई हाई,
फिर वहां पर इसकी खोज हुई और वहां पर जो है इसकी रिफाइनरी लगानी स्टार्ट कर दी। वहां पर भी रिफाइनरी है, रिफाइनरी मुंबई हाई से अलग भी है। तेल व गैस जो है ये कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी बेसिन में भी पाई जाती है, यानी कि जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी है उस एरिया में भी ये तेल और नेचुरल गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस में आपको पता ही है, मैं बता देती हूँ, इनकी फुल फॉर्म भी आएंगी। एक तो सीएनजी, और कौन सी गैस आती है, मेनली तो यही है ना, सीएनजी और एलपीजी, है ना। तो सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखना, इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ना कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। अब हम रोज यूज तो करते हैं कि सीएनजी भरवाने जा रहे हैं, सीएनजी खत्म हो गई, लेकिन सीएनजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेम ऐसे ही एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होती है नेचुरल गैस, कौन सी, इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं ये मैं बता रही हूं। इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जब भरते हैं, गैस पे जब दबाव बनाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता है इतने सिलेंडर में 15 किलो गैस कैसे भर देंगे, गैस को कैसे भरा जा सकता है। तो गैस को जब पिस्टन से भरते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में उसमें भरी जाती है, और जब लेकिन हम उसे यूज करते हैं तो वो निकलती गैस की फॉर्म में ही है। हाँ, वो गैस की फॉर्म में निकलेगी, लिक्विड नहीं निकलेगा। लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाइड करके उसे भरा जाता है, वो गैस में कन्वर्ट होती रहती है, जब निकलती है कन्वर्ट होती रहती है, ये है। तो ये एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनकी दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं और पूछा भी जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर जब सेट करते हैं तो वो लोग पूछ लेते हैं। फिर है भारत में जो है रिफाइनरी की हमने बात की है, मैंने कहा ना कि इसमें इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए रिफाइनरी भी तो लगी हुई है हमारे यहाँ पे। तो रिफाइनरी भारत में टोटल कितनी है, 21 रिफाइनरी है, और आपने नाम भी सुना होगा, असम में डिगबोई में भी है रिफाइनरी, मुंबई हाई भी है। तो इस तरह से ये रिफाइनरीज हैं यहाँ पर ऑयल की। प्राकृतिक नेचुरल गैस, देखो जहां पर पेट्रोल मिलेगा वहीं पे नेचुरल गैस मिलेगी, ये बिल्कुल एविडेंट है कि नेचुरल गैस जो है जहां पर पेट्रोलियम होगा वहां पर मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो है स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1984 में। और ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है यही देखती है कि गैस का एक्सप्लोरेशन कौन करेगा। तो प्राइवेट पर्सन कोई नहीं करता है, और गवर्नमेंट ने कंपनीज जो है प्राइवेट अब शायद अलॉट कर दी हो, लेकिन पहले जो है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसी ने इसका एक्सप्लोरेशन किया था 1984 से। और जो कच्चा तेल है और ये गैसें जो हैं ये अवसादी चट्टान में पाई जाती हैं। अब अवसादी चट्टान में आपको बताती हूँ क्या होती है। अवसादी चट्टान जो होती है ये इन्हें कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ऐसे होते हैं कि जो रेत होता है इनके सेडिमेंट से जो ये चट्टानें बनती हैं उनके, और जो सेडिमेंट से बनती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर इंस्टेंस ये कोई जगह है और यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है। सेडिमेंट मतलब रेत, सैंड और मिट्टी, ये सब ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, परत जम जाती है, परत इस तरह से परत सी जमती रहती है और इन चट्टानों का ये रूप ले लेते हैं। अब इसमें फॉर इंस्टेंस कोई चीज दब गई, जैसे कि पेड़ दब गए, कोई एनिमल दब गया, तो जैसे वो सारी चीजें इसमें दब गई, तो बहुत टाइम बाद वो जो है उनका जो कार्बन है वो सब डिकम्पोज होने लगती है बॉडी, और वो जब डिकम्पोज हो जाती है तो डिकम्पोज होने के बाद वो चेंज हो जाती है इन चीजों में, गैसेस में और पेट्रोलियम में। तो ये होता है। तो अवसादी चट्टानें जो है जो कि सेडिमेंट के थ्रू बनती है, जो सेडिमेंट जमा होता है उसके होने की वजह से जो बनती है उन्हें कहते हैं, और यहीं पर कच्चा तेल और गैसेस पाई जाती है। एक और हमारी कमीशन है जो इसको देखती है, तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन, ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन। इसकी स्थापना
1956 में हुई थी। तो ये एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से आराम से, कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1984 में। और तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। भारत में जो है तेल के रिजर्व हैं, ये तमिलनाडु में भी हैं, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा असम में डिगबोई और नाहरकटिया और मोरान में भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट तेल एवं गैस रिजर्व है। अब एक और हमारे यहाँ पे एनर्जी की बात हम करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे यहाँ पे पहले बहुत कम यूज थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत साइंटिफिक अप्रोच नहीं रही है। मतलब हमारा जो पहले से ही जो हमारे लिए ईंधन रहा है वो कोयला रहा है, हम कोयले पे ही डिपेंडेंट रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का जो श्रेय जाता है हमारे यहाँ पे परमाणु सेंटर बनाने के लिए, न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए, वो जाता है भाभा को। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं हमारे, और इन्होंने ही पहल की थी कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बने। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है, तो एक तत्व होता है जिसका नाम है यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरेनियम जो है इसमें न्यूक्लियर परमाणु क्या बोलते हैं एनर्जी होती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। कोई भी XYZ पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में जो है एटम्स होते हैं, वो छोटे छोटे मिनिस्क्यूल एटम से मिलके बना होता है। उन एटम्स में भी जो एटम होते हैं, उस एटम में भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन करके न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो देते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ये सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियरली एक्टिव होता है उसका नाम है यूरेनियम, और ये धारवाड़ जो चट्टाने हैं वहां पर पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में सिंहभूम कॉपर बेल्ट जो है, जो उड़ीसा के एरिया में, इसी एरिया में जो हम बात कर रहे हैं, इसी में सिंहभूम कॉपर बेल्ट में यूरेनियम पाया जाता है। हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, बट जो मेन रिजर्व है इसके यहाँ पर है सिंहभूम कॉपर बेल्ट में। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया हमारे यहाँ पर, जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा आयोग। 1948 में ये बना था। उसके अलावा फिर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, परमाणु ऊर्जा संस्थान बना ट्राम्बे में, और फिर इसी का नाम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रख दिया गया था, बदल करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में। और कब इसका नाम बदला गया था? 1967 में इसका नाम बदल करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया था। तो हमारे यहाँ पे जो है टोटल भारत में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है वो है तारापुर। इनके नाम आते हैं मैचिंग के लिए कि तारापुर कहाँ स्थित है या ये कहाँ स्थित है। तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। फिर रावत भाटा राजस्थान में, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा कर्नाटका में, और काकरापार गुजरात में स्थित है। ये जो है 22 में से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है। मतलब कोयले से जो एनर्जी हमारे यहाँ पे, तो 70% एनर्जी कोयले से प्रोड्यूस होती है, लेकिन कोयले से जो अब जो चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ गुलमर्ग सोनमर्ग में बर्फ ही नहीं पड़ी है इस बार। तो ये क्या है, वहां पे सूखा पड़ रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ। 2022 में खूब वहां पे बर्फ हुई थी, और उसकी वजह से जो है, एक तो वहां का क्लाइमेट बदलेगा, तो वहां पे जो फसलें उगती है वो नहीं उगेंगी, या तो वो टाइम लेंगी या फिर उनका फसल चक्र खराब हो जाएगा। दूसरी चीज है, वहां का जो टूरिज्म है वो उसी पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर गुलमर्ग में बर्फ है तो इस बार आए नहीं लोग। जैसे कि कोई एक गया, उसने बताया कि वहां बर्फ नहीं है, 4 लोग नहीं गए, फिर उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी फ्लाइट। जो बाहर से लोग आने वाले थे, जैसे इधर से आते हैं, अफगानिस्तान से घूमने आता है, नेपाल से इधर घूमने आ रहे हैं, श्रीलंका से जा रहा है कोई, तो वो नहीं आए, वो लोग भी नहीं आए। तो टूरिस्ट ने अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी। तो उन लोगों का टूरिज्म जो है वो हल्ट हो गया बहुत ज्यादा। मतलब उनकी, वो कह रहे हैं कि इस बार
हमारा तो मतलब बंद ही हो गया। जिन लोगों ने बना रखे हैं स्कीइंग के रिसोर्ट, जो जिनके कमरे बुक करते हैं वो लोग, होटल हैं उनके, वो सब, तो ये किसका साइन है? क्योंकि कोयला हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड का हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऐसी गैस है, जब ये ऊपर ऊपर उठती है तो ये वायुमंडल में रह जाती है। ये वायुमंडल में जब रहती है तो ये क्या करती है, वायुमंडल में एक परत बना लेती है। इसे आप वायुमंडल में पढ़ेंगे, वायुमंडल में आपको जरूर पढ़ाऊंगी। तो ये परत बना लेती है। अब जब सूरज की किरणें आती है तो आ तो जाती है, लेकिन जब ये जाती वापस जाती है तो ये यहाँ पर रुक जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, टेम्परेचर राइज होता है। ये आपने देखा होगा कि सिर्फ दिसंबर से पहले भी हमें फील नहीं हो रहा था कि सर्दियां है। दिसंबर में अब फील हुआ है कि हाँ सर्दी है, जैन में। और अब धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा, फैब में कोई किसी तरह का फील नहीं करेंगे सर्दी। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे दिवाली आती थी सब घर के अंदर सोना स्टार्ट कर देते थे कि दिवाली आएगी तो अब घर के अंदर सोना स्टार्ट करो, ठंड आ गई। तो दिवाली आते ही ठंड आ जाती थी। और ठंड जाती कब थी, होली पर, होली पर, हाँ मार्च में। और अब देख लेना अगले महीने से ही कोई ठंड नहीं है, कम हो जाएगी। तो ये किसका साइन है? ये सब साइन है ग्लोबल वार्मिंग का, कि हाँ क्लाइमेट बदल रहा है। ये बात झूठ नहीं है, सच में क्लाइमेट बदल रहा है। और उसमें जो है हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। कैसे? व्हीकल और पॉल्यूशन है, पेट्रोलियम हम यूज कर रहे हैं, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसकी वजह से। तो ये जो कारण था, यही कारण है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ज्यादा सेफ है, यूरेनियम से जो एनर्जी यूज करते हैं वो ज्यादा सेफ है। और इससे भी जो सेफेस्ट एनर्जी है वो है हमारी नॉन कन्वेंशनल, कौन सी? सोलर, जो सन से मिलती है सोलार, या विंड एनर्जी हवा से जो मिलती है, या फिर हाइड्रो पानी से जो मिलती है। पानी से भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विंड मिल के थ्रू, हवा से, और सोलार पैनल के थ्रू, सन से। ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी है ये हमारी ऐसी है कि इसमें कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं होता। तो ये है तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान, ये याद रखना है। 22 न्यूक्लियर प्लांट है और इसमें एनर्जी वाले पार्ट में से इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। और ये सब जो आपका सिलेबस हम कराते हैं ना, आपका सब एनसीईआरटी से कवर हो रहा है। तो आप कभी भी ये डाउट मत कीजिएगा कि सोर्स क्या था। तो सोर्स क्योंकि एनसीईआरटी है, तो जो भी पेपर बनते हैं, चाहे पीसीएस वाले बनाए, यूपीएससी वाले बनाए, वो एनसीईआरटी से बाहर का कंटेंट नहीं लेते। तो आपकी जो 12th की 11th की एनसीईआरटी है वो बहुत इनफ है इसके लिए। और आपका जो कंटेंट हम करा रहे हैं वो भी आपका एनसीईआरटी से ही कराया जाए। तो ये है, बाकी इसको कर लीजिएगा। थैंक यू। अभी